सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता होगा कि BCCL 2024 के लिए हम लोग यहाँ पे कोर्स लॉन्च कर चुके हैं और यहाँ पे ये पहला क्लास होगा जिसमें हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के रहेंगे, ठीक ना। और हम मैथ और यहाँ पे मैकेनिक्स का फुल सिलेबस डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का इसमें सिलेबस डिस्कशन नहीं होगा। इंग्लिश का आपको सेकंड लेक्चर में मिलेगा जो कि अखिलानंद सर करेंगे आपको, जो कि इंग्लिश का क्लास लेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे BCCL 2024 के लिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझाए थे आप लोगों को कि सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है। देखिए बहुत ज़रूरी है आपको सिलेबस पूरा क्लियर होना कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और किस सिलेबस के कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस पे मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी है और किस पे मेरे को कम मेहनत करनी है, ठीक है। ये पूरा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि सिलेबस यहाँ पे क्या क्या है। देखिए सिलेबस में आपको 3 चीज़ पढ़नी है। सबसे पहला आपको मैथ पढ़ना होगा, ठीक ना। इसके सिवाय आपको दूसरा सब्जेक्ट जो पढ़ना होगा वो आपको मैकेनिक्स पढ़नी होती है, ठीक है। उसके सिवाय आपको तीसरा जो सब्जेक्ट पढ़ना था वो होता है आपके पास इंग्लिश पढ़ना होता है, ठीक है। अब मैथ और इंग्लिश और यहाँ पे मैकेनिक्स 3 पेपर पढ़नी है। तीनों पेपर का वेटेज सेम रहेगा, बट 2 पेपर यहाँ पे आपका गेम खेलने वाला रहेगा और एक पेपर जस्ट लाइक कि पास करने में इंपॉर्टेंट रखेगा। और वो पास करोगे तभी आपके 2 पेपर का इंपॉर्टेंट बनेगा, अन्यथा उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। अभी आपको क्लियर करता हूँ। देखिए ये जो मैथ है ना बाबू, ये मैथ 50 क्वेश्चन रहेगा मैथ का, ठीक ना। और ये 200 नंबर के लिए रहेगा, ठीक ना। 200 मार्क्स के लिए 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाए आपका एग्जाम में। उसके सिवाय अगर हम मैकेनिक्स की बात करते हैं, मैकेनिक्स भी 50 क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे ये भी 200 मार्क्स के लिए रहेगा, ठीक है। और मैं इंग्लिश भी बात करते हैं, इंग्लिश में भी 50 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे एक 0 छूट गया, आप लोग कंसिडर कर लेना, ठीक है ना। ये 50 क्वेश्चन रहेगा जो कि 200 मार्क्स के लिए रहेगा, ठीक है। क्लियर है। इसके सिवाय अगर हम बात करें कि इंग्लिश मैथ मैकेनिक्स में आपको पढ़ने के सिवाय ये तो सिलेबस हो गए, ठीक है, जो आपको मोटा मोटी बताया। अब सिलेबस में आपको डिस्कस करूंगा कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक है, मैथ में कौन कौन से चैप्टर है और कितने चैप्टर है और कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके सिवा हम बात करें कि मैकेनिक्स में कौन कौन से सिलेबस में टॉपिक है और कौन कौन से चैप्टर है और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर कितना पढ़ना है, ठीक है। उसके सिवा मैं पहले बात कर लूँ कि जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ये एग्ज़ाम का टाइमिंग जरूरी है। देखिए पूरा जो आपको सिलेबस में पढ़ाऊंगा वो सिलेबस का पढ़ने का मतलब तभी आप निकाल पाओगे जब आप इस टाइम को मैनेज कर पाओगे, क्योंकि आपको टाइम वहाँ पे 2 ही घंटे मिलने वाले हैं। देखिए 2 घंटा आपको मिलेगा इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। मतलब समझ लीजिए कि टोटल आपके पास 150 क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। टोटल आपके पास 150 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 150 में 150 कभी भी सॉल्व नहीं करना होता है और 150 आपको सॉल्व करने से कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। आपको मोटा मोटी 100 क्वेश्चन को टारगेट करना है, ठीक ना। 100 क्वेश्चन को टारगेट करना है, 100 में ही पूरा गेम चेंज हो जाएगा। 50 क्वेश्चन आपको स्किप ही करना है। अब मैं बताऊंगा आगे कैसे स्किप करना है, लेकिन आप मान के चलो कि 2 घंटा के यहाँ पे एग्जाम होगा, 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि इसका जो पेपर होता है ना बाबू वो आपका ऑफलाइन होता है, इसमें ऑनलाइन नहीं होता है, ये ऑफलाइन होता है। तो 15 मिनट का जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है वो आपको वहाँ पे OMR शीट भरना होता है। OMR शीट भरने के लिए एंड उसके सिवा आपका जो एड्रेस वगैरह होता है वो वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे लेते हैं। तो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 घंटा आपको मिलेगा 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सोच के देखो कि आपके पास कितना टाइम हो गया, 2 घंटा का मतलब 120 मिनट हो गया। 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और वो भी क्वेश्चन का लेवल देखोगे तो आप PYQ कभी जगह पलट के देख लेना कितना हार्ड क्वेश्चन आता होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ना है मैथ मैकेनिक्स, ठीक है। उसके बाद ही आपको समझेगा। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट मैं बात करने वाला हूँ आपको, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ यहाँ पे गेम चेंज होने वाला है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे सबसे जरूरी बात मैं बता दूँ कि अब देखिए जो मैथ है आपके पास, ये जो मैथ आपको पढ़ना है और ये जो मैकेनिक्स पढ़ना है, इन्हीं दोनों का आपको मार्क्स जो है कि कैलकुलेट किया जाता है रिजल्ट बनाने के लिए। सबसे ज़रूरी है मैथ मैकेनिक्स 2 ही पेपर है जो आपको रिजल्ट बनाने के लिए वहाँ पे नंबर उसका काउंट होता है। बाकी जो इंग्लिश बच गया इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचती है, क्योंकि इसका मार्क्स कैलकुलेट आपको नहीं किया जाता रिजल्ट में। हाँ लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट कब है, इसको आप क्वालिफाई करोगे, इसको आप क्वालिफाई करोगे तभी आपको मैथ और मैकेनिक्स की कॉपी चेक होगी, तभी आपको रिजल्ट बनेगा। तो मैथ और मैकेनिक्स में आपका रिजल्ट बनाने के लिए जरूरी है और यहाँ पे इंग्लिश जो है वो केवल और केवल आपको पास करने के लिए जरूरी है। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं ना कि 50 क्वेश्चन तो सर आपने बताया 200 मार्क्स का, हम कितना मार्क्स लेके आए, कितना क्वेश्चन सॉल्व करें जिससे कि इंग्लिश पास हो जाए, उसके बाद मैथ और मैकेनिक्स में मेरा फोकस रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। देखिए मैथ में मैकेनिक्स में बात करेंगे, पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आपको टोटल जो है कि 36 मार्क्स आपको लाना होता है, पासिंग मार्क होता है, ठीक है। 36 मार्क्स आप लाओगे तभी आप लोग पास करोगे इसे। हमको 30 यहाँ पे जो 36 मार्क्स है कहने का मतलब हो गया मेरा
कि आप मान के चलो कि यहाँ पे 50 क्वेश्चन है 200 मार्क का, तो एक क्वेश्चन आप निकालो तो यहाँ पे तकरीबन है कि 9 से 10 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो इंग्लिश का एकदम करेक्ट सही, तभी आपको यहाँ पे जो है कि क्वालिफाई आपको करने को मिलेगा, ठीक है इंग्लिश में। तो इंग्लिश आप क्वालिफाई करोगे यानी कि 9 से 10 क्वेश्चन आप सही करोगे, 36 नंबर एटलीस्ट लेके आओगे, तभी आपका मैथ और मैकेनिक्स का यहाँ पे कॉपी चेक होगा और मैथ और मैकेनिक्स से आपका रिजल्ट बनेगा। तो ये पूरा क्लियर होगा कि सिलेबस में क्या क्या है, कितने नंबर के कितने क्वेश्चन है, सारा चीज़ आपको क्लियर होगा। अब आइए डिटेल में बात करते हैं कि मैथ, मैकेनिक्स और इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। इंग्लिश जैसे मैंने शुरू में बोला, इंग्लिश आपको अकलन आंसर डिस्कस करेंगे, इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या है, इंग्लिश का क्या क्या प्रोसीजर होगा, किस स्टडी से पढ़ेंगे, ये अकलन आंसर आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैथ और मैकेनिक्स के लिए मैं आपको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास हो गया मैथ का सिलेबस है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको बता दूँ। यहाँ पे देखिए ये मैथ का आपके पास सिलेबस दिया गया है, ठीक है। ये टेक्निकल इंग्लिश का हो गया। एक सेकंड मैं आपको पहले पेज पे जाकर बताता हूँ। देखिए ये मैथ का आपके पास सिलेबस हो गया, जिसमें आपको टोटल जो यहाँ पे 7 चैप्टर पढ़ने हैं। ध्यान रखिएगा आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, आपको यहाँ पे 7 चैप्टर टोटल पढ़ने हैं। 7 चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है ये सब हम कंप्लीट बता देते हैं, क्योंकि पहला क्लास है तो आपको सिलेबस क्लियर होना जरूरी है। अब देखिए इसमें सबसे पहला जो चैप्टर आपको दिया गया है वो आपका सॉलिड ज्योमेट्री दिया गया। एंड सॉलिड ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला चैप्टर है जो मैथ का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके एग्जाम में केवल और केवल ये सॉलिड ज्योमेट्री से रहता है। 10 क्वेश्चन, समझ रहे हो ना, 10 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट बहुत होता है BCCLE में। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हो तो 10 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। अब वो कितना है, कैसे पढ़ाएंगे, हम लोग पूरा कंप्लीट बात करेंगे। देखिए इसमें जो पढ़ना है आपको मोटा मोटी मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले कार्टेजन पढ़ना है, ठीक है। अब कार्टेजन क्या होता है, कैसे काम करता है, कार्टेजन का जरूरत कहाँ पे, मैथ में क्या होता है, हम पूरा कंप्लीट जब स्टार्ट करेंगे पहला मॉड्यूल तो आपको पता चल जाएगा। अभी हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, आप मोटा मोटी देख लीजिए। कार्टेजन पढ़ना है, सिलिंड्रिकल पढ़ना है, पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ना है, ठीक ना। पोलर कोऑर्डिनेट के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ठीक ना, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ठीक ना, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ये सारे टाइप है आपके, उन टाइप के बारे में पढ़ना है। डायरेक्शन रेशियो आपको पढ़ना है, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन पढ़ना है, ठीक ना। प्लेन पढ़ना है, उसके सिवा से आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ना है, ठीक ना। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोलॉइड, ठीक ना, प्लेन और टेंजेंट पढ़ना है, ठीक है। अब मैं बता दूं आपके लिए, देखिए प्रीवियस ईयर आप जब उठा के देखोगे तो केवल और केवल यहाँ पे इलिप्सॉइड, पैराबोलॉइड और हाइपरबोलॉइड और स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये 4 जो टॉपिक है ना, इन चारों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। एटलीस्ट मान के चलोगे 4 क्वेश्चन तो यही इक्वेशन से आ जाते हैं। तो ये इक्वेशन समझना जरूरी होगा, काफ़ी अच्छे से हम पढ़ाऊंगा, इसको तो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हम लोग चैप्टर की बात करेंगे, तो दूसरा चैप्टर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो डिफरेंशियल कैलकुलस। देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस की हम बात करेंगे, तो डिफरेंशियल कैलकुलस के हर साल आप देखोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन कॉमन है, जो कि हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल कैलकुलस से ही रहेगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको पढ़ना क्या है, तो देखिए लिमिट वगैरह आपको अच्छे से पढ़ना होगा, कंटिन्यूटी पढ़ना होगा, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है, फंक्शन ऑफ द सिंगल वेरिएबल पढ़ना है, एंड आपको कुछ टर्मिलिटी है, प्रॉपर्टी है द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का, एंड ज्योमेट्रिकल इलस्ट्रेशन, मतलब कि उस पर क्वेश्चन वगैरह आपको कराना है एक्चुअली मैं बात करूँ तो। एंड उसका कुछ थ्योरम है, जैसे कि रॉस थ्योरम हो गया, कैची मीन थ्योरम हो गया, लैग्रांज थ्योरम हो गया, ठीक ना, एंड टेलर्स मैकेनिज्म हो गया, ठीक ना, टेलर्स मैक्लेरम हो गया। उसके सिवा से हम फंक्शन की बात करेंगे, डेरिवेशन की बात करेंगे, ठीक ना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में, कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा दूसरे मॉड्यूल में, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से आ रहे हैं। अगर इन दोनों चैप्टर कर लोगे तो आप मोटा मोटी चलो कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन आ रहा था और यहाँ पे 4 क्वेश्चन आ रहा था, मतलब कि 15 जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ये केवल और केवल यहीं से 2 चैप्टर से आपको निकाल सकते हो। तो अगर मैथ में आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, ये 2 चैप्टर भी पढ़ लोगे तो आपका 15 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व हो ही जाएगा। इसके साथ हम बात करें जो तीसरा चैप्टर है, तीसरा जो आपका मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल को सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसको समझते हैं आप लोग। देखिए तीसरा मॉड्यूल में आपको पढ़ना होगा यहाँ पे, वो है आपके पास इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक ना। तीसरा मॉड्यूल आपके पास इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में आपको मेनली इंटीग्रेशन पढ़नी होगी और इंटीग्रेशन से रिलेटेड इसकी एप्लीकेशन पढ़नी होगी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो आप पढ़नी होगी, तो इंटीग्रेशन में आपको सबसे पहले होगा रायमंड्स इंटीग्रल, जो बेसिक होती है, इंटीग्रेशन कैसे फॉर्म किया जाता है, इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन की जो बेसिक नीड है ना, जो कैसे इंटीग्रेशन जनरेट हुआ था, वो रायमंड्स इंटीग्रल यहाँ पे उसका कंसेप्ट देता है, ठीक है। उसके बाद डिफिनेशन पर इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट हो गया, इसका समेशन पढ़ना है, एंड कुछ फार्मूलाज वगैरह पढ़ना है जो कि यहाँ पे सिलेबस में लिखा रहेगा, एंड कवरेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल, ठीक ना। इसका कुछ टेस्ट भी है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। पिछले बार इससे 2 क्वेश्चन आया था केवल और केवल टेस्ट से, कि टेस्ट पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये टेस्ट भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन पढ़ना है, लैग्रांज थ्योरम वगैरह पढ़ना है।
उसके सिवाय इंटीग्रल का कंपोजिट पैरामीटर एंड एप्लीकेशन ऑफ द रेक्टिफिकेशन एंड डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया ना कि केवल और केवल आपको यहाँ पे थ्योरम से 1-2 क्वेश्चन था, उसके सिवा मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन है ना, ठीक ना, और मल्टीपल इंटीग्रेशन है, इन तीनों से मिला करके आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहीं देखने को मिलेंगे। तो 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको केवल और केवल डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन और गामा फंक्शन बीटा फंक्शन को मिला के मिलते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से आपको ये कंसेप्ट में क्लियर कराऊंगा, तो जल्दी से इसको आप लोग नोट डाउन कर लो कि आपको इसको ध्यान में रखना कि ये टॉपिक हाईलाइटेड टॉपिक है। ठीक है, इसके सिवा हम लोग बात करें चौथे मॉड्यूल को जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आपको मोटा मोटी जो है कि यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, तो इसको भी काफ़ी अच्छे से हम लोग डील करने वाला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल पढ़ना है। ठीक ना, स्टेप अब इसके देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन भी कई सारे मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने का, तो उन सारे मेथड को यहाँ पर डिस्कस करना होगा। जैसे इसमें पहला मेथड जो है वेरिएबल सेपरेशन मेथड हो गया, एग्जैक्ट हो गया, होमोजेनियस हो गया, लीनियर हो गया, एंड इसका बर्नौलीज फॉर्म ऑफ सेकंड ऑफ द ऑर्डर इक्वेशन हो गया। ये सारे आपको मेथड जो है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में दिए गए वो सारे मेथड अपने को पढ़ने होंगे और काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ना भी होगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको जैसे मैंने बताया कि 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। उसके सिवाय सबसे इम्पोर्टेंट जो इस पूरे सिलेबस को डिजाइन किया गया है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, शुरू का ये 2 मॉड्यूल और ये लास्ट का 2 मॉड्यूल, ठीक ना, सेकेंड लास्ट का मतलब कि 7वां ये लास्ट का 3 मॉड्यूल मान लो। ठीक ना, शुरू का ये 2 मॉड्यूल, ठीक ना, पहला मॉड्यूल और दूसरा मॉड्यूल, और लास्ट का 5वां और 6वां और 7वां मॉड्यूल, ये जो तीनों मॉड्यूल है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ करो नहीं करो, लास्ट का 2 मॉड्यूल और लास्ट का 3 मॉड्यूल और लास्ट का शुरुआत का 2 मॉड्यूल कर लो, तो ये सबसे ज़्यादा आपको लिए सहूलियत रहेगा कि आप मैथ में अच्छा परफॉर्म कर दोगे। देखिए यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस है, वेक्टर कैलकुलस में ना स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर फील्ड है, ठीक ना, सरफेस हो गया, यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन हो गया, डाइवर्जन एंड कर्ल हो गया। कर्ल एंड डाइवर्जन से हमेशा 1-2 क्वेश्चन रहता है, तो कर्ल एंड डाइवर्जन भी आपको पढ़ना चाहिए। ठीक ना, काफ़ी अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा भी, एंड ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर वगैरह है, ये सब पढ़ना होगा। एंड यहाँ पे लास्ट में देखोगे पावर सीरीज का एक यहाँ पे एप्लीकेशन दिया गया, तो पावर सीरीज भी अपने को पढ़ना होगा। तो वेक्टर कैलकुलस से हम बात करें तो भाई इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, इससे भी आपको 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। 110% ये सब हाईलाइटेड है जो कि इस चैप्टर से आता है। 5 से 7 क्वेश्चन हमेशा आता है वेक्टर कैलकुलस से, तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। इसके सिवा हम लोग बात करें छठा चैप्टर की, जिसके मैट्रिसेस, मैट्रिसेस से भी देखो आपके हमेशा से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार भी आएंगे, आपको अच्छे से कराऊंगा मैं मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिसेस में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए अलजेब्रा है इसमें, ठीक ना, अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स है, स्पेस है, लीनियर डिपेंडेंसी है, वेक्टर है, रैंक हो गया आपको निकालना, ठीक ना, इन्वर्स निकालना सिखाया जाएगा आपको, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक ना, इसके सिवाय आपको सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कंसिस्टेंसी एंड कंडीशन ऑफ द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ठीक ना, और इन्वर्स निकालना और ट्रांसपोज वगैरह करना, ये जरूरी है। इस चैप्टर में सबसे नीच है, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, तो वो भी करना होगा। इससे मैंने बताया कि 7 से 8 क्वेश्चन हमेशा इससे भी आता है। एंड लास्ट वन जो सबसे डिफरेंट होता है इन पूरे सिलेबस से, और काफ़ी लोग इससे डरते भी हैं, क्योंकि ये जो 7वां चैप्टर है ना, काफ़ी कम लोगों को समझ में आता है। एंड आई होप कि जो मेरे से पढ़ते हैं उनको काफ़ी अच्छा से समझ में आता है। पिछले बार मैंने ना कुछ शॉर्ट ट्रिक बताए थे, इन सारे चैप्टर के कुछ शॉर्ट ट्रिक मैंने दिए थे, उन शॉर्ट ट्रिक एकदम डिट्टू क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था। काफ़ी लोग मेरे से काफ़ी खुश थे, क्योंकि जो फोरियर सीरीज मैंने पढ़ाया था ना, उसमें 5-6 मैंने ऐसे ट्रिक बताए थे जिससे कि आप फोरियर सीरीज के क्वेश्चन एकदम चुटकियों में कर सकते हो, और ये सेम एग्जाम में आ गया था। तो काफ़ी लोग खुश भी थे, यूट्यूब पे कमेंट वगैरह भी आ रहे थे, एंड काफ़ी लोग मेरे को पर्सनली मैसेज भी करके बताया कि सर जो आपने फोरियर सीरीज पढ़ाया है वो काफ़ी कमाल का था, एग्जाम में डिट्टू क्वेश्चन आया। तो मैं भी काफ़ी खुश हुआ और आपको भी खुश करूंगा इस बार भी, अगर फोरियर सीरीज के आप मेरे से क्लास करोगे तो। फोरियर सीरीज में आपको बता दूं क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए डाइवर्जेंस है, ठीक ना, यहाँ पे हाफ रेंज एंड फुल रेंज सीरीज वगैरह पढ़ना है। काफ़ी छोटा है, लेकिन छोटा नहीं समझिए, इसमें क्वेश्चन एकदम डिट्टू आ जाता है जो मैं पढ़ाऊंगा, तो काफ़ी मजा आएगा फोरियर सीरीज आपको मेरे से पढ़ के। ठीक है, तो ये तो मैंने कंप्लीट बताया कि आपको मैथ में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कितने पढ़ने हैं और कौन कितना इंपॉर्टेंट रखता है, तो ये कंप्लीट बात होगी आपको मैथ के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए, ठीक ना, ये मैथ का कंप्लीट डिस्कशन होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए। जैसे कि मैंने आपको अभी डिस्कस करा है यहाँ पे कंप्लीट मैथ का सिलेबस, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे मैकेनिक्स का सिलेबस। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो क्या क्या पढ़ना है ये कंप्लीट बताते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सबसे पहले आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है फर्स्ट मॉड्यूल, जिसको हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन के नाम से लिखा गया है। इंट्रोडक्शन में आपको बेसिक पढ़ना और कुछ भी नहीं पढ़ना। बेसिक बोले तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो फंक्शन है वो किस बेसिस पे काम करता है, यानी बोले तो इसका क्या आइडियोलाइजेशन है,
इसका क्या मतलब सिद्धांत वगैरह ये सब पढ़ना है यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे आइडियलाइजेशन वगैरह पढ़ना है यहाँ पे, कंसेप्ट ऑफ द रिजिड बॉडी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी का क्या कंसेप्ट है, रिजिड बॉडी हम कब मानते हैं, ये चीज़ आपको पढ़ना है। उसके सिवाय आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में पढ़नी है वो पढ़ना है फोर्स। फोर्स क्या है, फोर्स का कितने टाइप होते हैं, फोर्स ऑफ सिस्टम क्या है, फोर्स किस तरीके से एक्ट होता है, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। और फोर्स जो है कि 2D में भी हो सकते हैं, 3D में भी हो सकते हैं, तो इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है कि फोर्स जो है कि आपको प्लेन में पढ़ना है और आपको यहाँ पे स्पेस में पढ़ना है, दोनों चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक ना। इसके सिवा आपको जो यहाँ पे फोर्स पढ़ना है वो फोर्स के क्या टाइप है। फोर्स आपका एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। जैसे कि बात करें हम लोग यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे फोर्स जो यहाँ पे लिखा गया एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स में जैसे कि मैं आपको धक्का लगा रहा हूँ, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे कलम को यहाँ से छोड़ दिया तो ये खुद ब खुद गिर गया, इस पर मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो जस्ट लाइक इंटरनल फोर्सेस है। तो इस तरीके से जो फोर्सेस का टाइप है ना वो भी पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना होगा लॉ ऑफ मैकेनिक्स। और लॉ ऑफ मैकेनिक्स में जो 3-4 टाइप के लॉ ऑफ मैकेनिक्स होते हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा। ये इसी बेसिक मतलब इस चैप्टर में अगर आपको कुछ सीखना है तो केवल और आपको लॉ ऑफ मैकेनिक्स सीखना होगा, क्योंकि लॉ ऑफ मैकेनिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर में आपको लॉ ऑफ मैकेनिक्स को अच्छे से करना होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, बाकी सब जो है ना वो थ्योरी पोर्शन है। उसके बाद से हम लोग बात करें यहाँ पे दूसरे चैप्टर की, जिसमें आपको वेक्टर मेथड दिया गया है। वेक्टर मेथड में देखिए 2D में जो है या 3D में है, इन सारा चीज़ों को फोर्स को एनालिसिस करना वेक्टर के फॉर्म में है, जिसमें सबसे पहले आपको इक्वलिटी एंड द इक्विवेलेंट ऑफ द वेक्टर पढ़ना है, ठीक ना। उसके सिवा हम लोग बात करें यहाँ पे फ्री एंड बॉन्ड वेक्टर पढ़ना है, जो कि आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो उसमें भी एक टॉपिक दिया रहता है। एंड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे दिया रहेगा जो कि फ्री एंड बॉन्ड वेक्टर क्या होता है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब क्लासेस वगैरह आपको चलेंगी। तो उसके सिवा हम लोग बात करें प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी पढ़ना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी एकदम सिंपली है, इसमें कुछ नहीं, बस जो एक प्रिंसिपल है उसको आपको डिफाइन करना होता है, जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी है। एंड यहाँ पे देख सकते हो कि मूवमेंट ऑफ फोर्सेस एंड अबाउट ए पॉइंट एंड अबाउट ए लाइन, मतलब मूवमेंट ऑफ आपको फोर्स के बारे में पढ़नी है, जो कि सबसे पहले मैं बता दूं कि मूवमेंट जो है ना कि किसी फोर्स के अबाउट भी हो सकता है और किसी यहाँ पे लाइन के अबाउट भी हो सकता है। तो वो दोनों आपको पढ़ना है कि फोर्स जो मूवमेंट यहाँ पे निकलते वो पॉइंट के अबाउट भी पढ़ना है आपको और लाइन के अबाउट भी पढ़ना है। तो ये टॉपिक भी आप में मूवमेंट ऑफ यहाँ पे मूवमेंट ऑफ जो निकालना है तो फोर्स ऑफ पॉइंट के अबाउट, उससे भी एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो ये भी देखना आपके लिए जरूरी होगा कि मूवमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कपल एंड मूवमेंट ऑफ ए कपल एंड कपल ऑफ द मूवमेंट, फोर्स वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द कपल, मतलब कि जो फोर्स है ना वो कैसे एक दूसरे के कपल होकर के एक दूसरे का टर्क जनरेट करता है, ये चीज़ आपको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक ना। उसके सिवा यहाँ पे फोर्सेस का कैसे मतलब यहाँ पे एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, ये चीज़ आपको पढ़ना है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर में, ठीक ना। वेक्टर का टर्म में बात करते हैं फोर्स को कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ये चीज़ आपको पढ़ना होगा। तो ये दूसरे चैप्टर में। दूसरे चैप्टर से हम लोग बात करें जो मोटा मोटी पढ़ने वाला चीज़ है वो आपको कपल ऑफ द मूवमेंट निकालने के पूछा जा सकता है, ठीक ना, या ट्रांसबिलिटी पे थ्योरम वगैरह पे भी 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, या तो फ्री एंड बॉन्ड पे बनते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, बट फिर भी कभी कभार इसके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन इससे डिजाइन हो ही जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला जो चैप्टर है और दूसरा जो चैप्टर है वो बहुत कम मतलब कि पढ़ना होता है, ये पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इस पर आते हैं पहला दूसरा मॉड्यूल से, ठीक ना। जो मेन स्टार्ट होता है ना वो आपका तीसरा मॉड्यूल से स्टार्ट होता है, ठीक ना। तीसरे चौथे मॉड्यूल से आपका जो कि मेन सिलेबस का जो मेन जो पार्ट होता है मैकेनिक्स का वो स्टार्ट होता है। देखिए जो तीसरा चैप्टर है ना वो आपको यहाँ पे दिखा गया कि वेरियस सिस्टम ऑफ द फोर्सेस। जैसे इसके पहले हमने फर्स्ट लेसन में डिस्कस करा होगा यहाँ पे कि फोर्स वगैरह क्या है, ठीक ना, ये इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि फोर्स वगैरह, तो फोर्स का उसका सिस्टम होता है। जैसे बहुत सारा फोर्स अगर एक साथ किसी एक पार्टिकुलर बॉडी पे या पार्टिकुलर एक पार्टिकल पे लगे तो उसको फोर्स ऑफ सिस्टम बोलते हैं। तो वो जो फोर्स ऑफ सिस्टम है ना किसी भी स्ट्रक्चर पे, किसी भी स्ट्रक्चर पे, वो चाहे डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर हो चाहे इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर हो, उस पर जो एक्ट होते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उसका एनालिसिस होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो वेरियस सिस्टम ऑफ द फोर्सेज आपको पढ़ना है, जिसमें आपको स्टैटिकली इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ना है एंड सिंपल इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम पढ़ना है, ठीक ना। तो ये भी आपके लिए जरूरी होगा तीसरा चैप्टर। एंड चौथे चैप्टर में है पढ़ना आपको इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से मैं बता दूं कि 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में, 4 से 5 क्वेश्चन आपके इक्विलिब्रियम से रहते हैं। इक्विलिब्रियम में फोर्स को कैसे एनालिसिस करते हैं, इक्विलिब्रियम के क्या इक्वेशंस है, ये सब डिस्कस करेंगे। एंड फ्री बॉडी डायग्राम को कैसे हम लोग किसी भी बॉडी पे फोर्स जो लगते हैं उस फोर्स को हम लोग कैसे उस पर अच्छे से हम लोग उसको फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्विलिब्रियम में उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा,
ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे एंड इक्वेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम जैसे मैंने बताया आपको वो चीज पढ़ना है एंड इसका अप्लीकेशन भी पढ़ना है, ठीक ना। एंड इक्विलिब्रियम का टाइप भी आपको पढ़ना होगा। इक्विलिब्रियम जैसे 3 तरीके का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और नेचुरल होते हैं, ठीक ना, जिसको न्यूट्रल भी काफ़ी सारे लोग बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ आपको पढ़ना होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में, जो कि इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन इसके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा आपके इक्विलिब्रियम से रहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि नेक्स्ट आपके सिलेबस में क्या क्या दिया गया, तो देखिए 4 चैप्टर हो गया। उसके बाद जब 5वां जब चैप्टर है, इसके बाद देखो तो वेरियस सिस्टम ऑफ द फोर्सेस एंड प्लेन ट्रसेस। जो सबसे जरूरी है ना वो प्लेन ट्रसेस है। प्लेन ट्रसेस से हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन केवल और केवल इसी टॉपिक से रहता है, प्लेन ट्रसेस है, ठीक ना। तो ये 2 से 3 जो क्वेश्चन है आपको अगर ट्रस पढ़ लोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे 5वां चैप्टर आता है जो कि है फ्रिक्शन। और सबसे ज़्यादा और सबसे वैल्यूएबल जो टॉपिक है ना वो है फ्रिक्शन। इस पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ लो आप। अगर फ्रिक्शन को ना पढ़ो तो आप बीसीसी एलई एग्जाम कभी क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि जो फ्रिक्शन से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो पूरा 10 से 12, 10 से 15 मान के चलते हो। 10 से यहाँ पे 15 जो क्वेश्चन आते हैं केवल और केवल फ्रिक्शन टॉपिक से रहते हैं। और फ्रिक्शन एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, काफ़ी लंबा टॉपिक है। आपको सिलेबस में थोड़ा बहुत लिखने को मिल जाएगा, बट लेकिन ये पूरा जब पढ़िएगा आपको तो मैं बताऊंगा कि फ्रिक्शन में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, ये पूरा क्लियर करूंगा। एंड अगर देखोगे तो यहाँ पे बस छोटा छोटा टॉपिक लिख दिया जैसे फ्रिक्शन है, ड्राइव फ्रिक्शन पढ़ना है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन है, एप्लीकेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। जैसे कि इंक्लाइंड प्लेन पे अगर मान लीजिए कि इस तरीके से कोई भी बॉडी है यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे मैंने रख दिया, तो कुछ इस तरीके से आपके पास जो है कि फोर्स इसमें लग रहा है, तो इसमें कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, इस पर अगर हम कोई भी वेट भी लगा दे तो इस तरह जो एनालिसिस होते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे इंक्लाइंड, अब इंक्लाइंड प्लेन में भी कई सारे टाइप होते हैं प्रॉब्लम के। ये हो सकता है कि मैं ये जो ग्राउंड है इस ग्राउंड के सरफेस के पैरेलल मैंने फोर्स लगा रखा है, हो सकता है इसके पैरेलल ना लगा कि मैं कुछ ऐसे ही फोर्स लगाऊं, ठीक है। तो इसमें भी कई सारे टाइप होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं पढ़ाऊंगा तो फ्रिक्शन। उसके सिवा मतलब बात करते हैं वेज फ्रिक्शन भी पढ़ना है आपको भाई। ये भी सबसे कंफ्यूजिंग होता है, काफ़ी लोगों को समझ में भी नहीं आता है, ठीक ना। तो वेज फ्रिक्शन एंड ब्लॉक पढ़ना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेल्ट और पुल्ली भी पढ़ना है भाई। बेल्ट और पुल्ली में इतने सारे कंसेप्ट है, इतने सारे क्वेश्चन आते हैं कि आप क्या ही बताऊँ मैं। लेकिन इसको जब कंप्लीट पढ़ लोगे मेरे से, पुल्ली और बेल्ट के क्वेश्चन तो एकदम चुटकियों में बने, एकदम ट्रिक से ही मैं बताऊंगा, काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रिक है, ठीक है। तो पिछली बार में मैंने बताया था फ्रिक्शन के जो कंसेप्ट, उससे काफ़ी सारे लोगों ने बेनिफिट भी उठाया। ट्रिक भी मैं बता देता हूँ, ट्रिक से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विथ इन 10 से 15 सेकंड में भी, ठीक है। तो वो भी मैं कंसेप्ट देने वाला हूँ। फ्रिक्शन जब पढ़ोगे मेरे से तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इसके सिवा हम लोग बात करें यहाँ पे 6ठा चैप्टर की, जिसमें है काइनेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल, ठीक ना। काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल, इसमें आपको देखिए जो पढ़ना है मेनली वो दोनों चीज़ों पढ़ना है। देखिए काइनेमेटिक्स भी दिया और काइनेटिक्स भी दिया, ठीक ना। दो चीज़ें अलग अलग होते हैं, काइनेटिक्स अलग होता है, काइनेमेटिक्स अलग होता है। दोनों चीज़ आपको पढ़ना है ऑफ ए पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल भी लिखा हुआ है। तो पार्टिकल में देखिए सबसे पहला पढ़ना होगा आपका रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर ट्रांसलेशन मोशन जो होता है, ठीक ना, वो चीज़ पढ़ना होगा। उसके बाद से कर्विलिनियर भी पढ़ना होगा, ठीक है। नॉर्मल एंड टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ द एसिलेशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल कर्व। देखिए जो प्रोजेक्टाइल मोशन लिखा है ना, इसको हल्के मत लिखिए, क्योंकि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ यहाँ पे। जो केवल और केवल यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन से हमेशा से 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब 2 से 4 क्वेश्चन हमेशा केवल और केवल यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन से होता है। तो इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि सिलेबस में किसका वेटेज किस तरीके से है और कितना किस पे कितना जोर देके PYQ में पूछे जाते हैं, तो पूरा क्लियर आपको पता होना चाहिए था। मैं कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं 10 साल 15 साल का PYQ देखा हूँ। हर बार जो एग्जाम होता है उसके पैटर्न को मैं एनालिसिस करता हूँ, उसके बेसिस में आपको पूरा डीप में बता रहा हूँ कि सिलेबस की क्या पैटर्न होते हैं, किसको ज़्यादा पढ़ना है और कौन से चैप्टर में कितना इंपॉर्टेंस किस टॉपिक पर देना है, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको क्लियर होना चाहिए था। एंड देखिए 7वें मॉड्यूल है जिसमें आपको पढ़ना होगा इम्पल्स एंड मोमेंटम। देखिए इम्पल्स और मोमेंटम दो एक अलग अलग कंसेप्ट है, लेकिन इम्पल्स और मोमेंटम हमेशा साथ में पढ़ा जाता है। तो इस साथ में यहाँ भी लिखा है लीनियर एंड इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम एंड सेंट्रल इम्पैक्ट ऑफ द इलास्टिक एंड सेमी इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडीज के ऊपर जो इम्पैक्ट होती है ना, उसकी एनालिसिस। अगर बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक निकालने आता है, उस टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। तो वो टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन याद रखिएगा इम्पल्स एंड मोमेंटम से रहता है, ठीक ना। तो इलास्टिक यहाँ पे प्लास्टिक बॉडीज का जो कंसेप्ट हो, इलास्टिक यहाँ पे जो इम्पल्स और मोमेंटम का वो कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहता है। तो ये 7वें चैप्टर के बाद हम लोग और बढ़े आगे 8वें चैप्टर पे। तो देखिए 8वें चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिडिटी। देखिए दोनों चीज़ों को मैं आपको क्लियर कर दिया। 6ठे नंबर पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ द पार्टिकल पढ़ा, और यहाँ पे देखिए क्या है कि काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी है।
तो ये जो दोनों टॉपिक है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम रिजिड बॉडी के लिए पढ़ेंगे और पर्टिकुलर यहाँ पे हम पार्टिकुलर यहाँ पे पढ़ेंगे पार्टिकुलर पॉइंट के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक कह रहा हूँ, यहाँ पे रिजिड बॉडी के लिए पढ़ना है यहाँ पे, और यहाँ पे पार्टिकल के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंट होते हैं, लेकिन दोनों क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत कंपेरिजन करके भी देते हैं, या हो सकता है दोनों क्वेश्चन एक भी जैसा फ्रेम कर दे, बट आपको कंसेप्ट वहाँ पे समझना पड़ा है कि कब पार्टिकल के लिए हम लोग लगाएंगे और यहाँ पे कब रिजिड बॉडी के लिए लगाएंगे। तो ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से मिल रहा है, तो इसको काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके में बात करें क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी पढ़ना, एंगुलर एक्सीलरेशन पढ़ना होगा, इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस है, ठीक ना। उसके बाद से हम रिजिड बॉडी के बारे में हम लोग डीलेम्बर्ट प्रिंसिपल, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीलेम्बर्ट प्रिंसिपल से पिछले बार क्वेश्चन 2 पूछा था, ठीक ना। केवल और केवल डीलेम्बर्ट प्रिंसिपल से 2 क्वेश्चन पूछा था, तो जरूरी है डीलेम्बर्ट प्रिंसिपल आपको अच्छे से आना चाहिए था, ठीक है। एंड डीलेम्बर्ट प्रिंसिपल का कहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो इन दोनों पे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छे से करना है, 2 क्वेश्चन आपको यहीं से बन जाएगा, ठीक ना। और इसका रेलवे ट्रैक पे कैसे यूज कर सकते हैं ये भी इसका एप्लीकेशन है, एंड हाईवे में इसका कैसे यूज कर सकते हैं ये भी जरूरी है। तो इन दोनों का आपको यूज करना होगा। इसके सिवा आपको एक टॉपिक आता है ICR, ठीक ना, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक ना। ये भी टॉपिक पे आपको एक क्वेश्चन आता है हमेशा, जैसे कि मैंने 4-5 साल में देखे कि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता था, ठीक ना। आई होप कि इस बार भी पूछे, लेकिन मैं जब ICR पढ़ाऊंगा यहाँ पे ICR जिसको बोले तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, इसे एक क्वेश्चन आता है, तो आप मान के चलो कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर करना, जिससे कि इसका क्वेश्चन आपसे बन जाए, ठीक है। इसके बाद से हम लोग बात करें यहाँ पे कंपाउंड पेंडुलम पढ़ना होगा, सेंटर ऑफ परसिट्यूशन पढ़ना होगा, एंड रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी पढ़ना होगा, एंड रोलिंग मोशन पढ़ना होगा। रोलिंग मोशन में देखिए, रोलिंग मोशन भी 2 तरीका से आप डिफाइन कर सकते हो। एक प्लेन सरफेस पे रोलिंग कर सकती है बॉडी, उसके ऊपर बात कर सकते हो। एक इंक्लाइंड सरफेस पे अगर कोई बॉडी रोटेट करती है उस पर बात कर सकते हो। तो जब हम लोग पढ़ेंगे ना यहाँ पे रोलिंग मोशन के बारे में, तो काफ़ी अच्छे से मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। एंड अगर बात करें यहाँ पे सिंपल एप्लीकेशन भी इसका पढ़ना है, 4 बार मैकेनिज्म पढ़ना है। 4 बार मैकेनिज्म अच्छे से जिनका मैकेनिकल ब्रांच होगा वो लोग पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे 4 बार मैकेनिज्म दिया हुआ है, तो मैं पढ़ूंगा आपको बेस्ट तरीका से, ठीक है। एंड अगर बात करें 9वां चैप्टर के ऊपर, जो कि सबसे लास्ट चैप्टर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर से अगर आप कर लोगे तो इस चैप्टर से भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाते हैं। और इस चैप्टर का सबसे बड़ा खासियत ये है कि इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो चुटकी में आप ट्रिक से कर सकते हो। मुझे जहाँ तक याद है कि मैं जब पढ़ाया था पिछले बार, तो 1 से 2 क्वेश्चन इस पर आए थे, जो कि एनर्जी बेस्ड और पावर बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये जो 1 से 2 क्वेश्चन आए थे ना, विथ इन 30 सेकंड में मेरे स्टूडेंट कर दिए थे, ठीक है। क्योंकि इस पे इतना अच्छे ट्रिक है और इतने अच्छे इसका एप्लीकेशन है कि वो आप अगर सीख जाओगे अच्छे से ट्रिक वगैरह, तो विथ इन 30 सेकंड आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, वर्क पावर एनर्जी आपको पढ़ना है, बस आपको वर्क डन निकालना है, एनर्जी निकालना सीखना है, और एनर्जी के साथ साथ पावर कैसे आता है ये भी निकालना होगा, ठीक है। तो उसका मैंने काफ़ी अच्छे से ट्रिक वगैरह भी डिजाइन करता हूँ, तो वो आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे से जल्दी से सीख जाओगे। इसमें बात करें क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए वर्क पावर एनर्जी फोर्सेस वगैरह पढ़ना है, ठीक ना। उसके बाद से पोटेंशियल एनर्जी होगा, इलास्टिक एनर्जी होगा, ठीक ना, काइनेटिक एनर्जी होगा, यहाँ पे वर्क एनर्जी हो गया, कंजर्वेशन एनर्जी हो गया, एंड कंसेप्ट ऑफ द पावर एंड इफिशिएंसी। देखिए इफिशिएंसी और पावर का जो रिलेशन है वो भी देखना पड़ेगा, कंजर्वेशन हो गया, यहाँ पे वर्क एनर्जी हो गया, ठीक ना। ये सब आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये मैंने कंप्लीट बताया मैथ और मैकेनिक्स के यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस करा कि इस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंट होता है, और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, और कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये मैंने कंप्लीट बात करा, मैथ और मैकेनिक्स का सिलेबस डिस्कस करा। अब बाकी जो बचे इंग्लिश, वो इंग्लिश आपको अगले लेक्चर में अखिलानंद सर ले लेंगे, ठीक ना। तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे है। तो ये पूरा कंप्लीट फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखा सिलेबस के बारे में। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है या कुछ भी आपको क्वारी वगैरह कुछ भी आपको लग रहा है ऐसा समथिंग आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, तो बस आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप जो है कि अबाउट सेक्शन में चले जाना इस ऐप के बारे में, वहाँ पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली वगैरह आप पूछ सकते हो या बात वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, हम लोग मैथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैथ पढ़ेंगे। मैथ में जो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक डिस्कस करा था यहाँ पे, वो टॉपिक हम यहाँ पे लेने वाले रहेंगे, ठीक है। तो अभी आपको कंप्लीट आपको सिलेबस बारे में पता चल गया है। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे सेकंड वीडियो में।